हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हेलगोड का ये स्पेशल एपिसोड होने जा रहा है। इस एपिसोड में ना सिर्फ आपको एंसेस्टर्स एक्शन में देखने को मिलेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ आप लोगों को एक नए विलन के बारे में भी पता चलेगा, जिसका मुकाबला करने के लिए एंसेस्टर्स को अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये एपिसोड कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर्स अपने सभी डिसेबल्स के साथ डिफाइनिंग हॉल के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पे डैन एंड सेट का नाम सुनकर फायर कीलिन, जो कि असल में ली चैंग था, वो वहाँ पे लावा को चीरते हुए बाहर आ गया था। जहाँ अपने ड्रैगन स्टाफ की तरफ जब वो भी वहाँ पे एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो एंसेस्टर्स ने एक ही थप्पड़ में उसके कल ठिकाने लगा दी थी। पर उसके बावजूद भी वो एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते एंसेस्टर्स ने वहाँ पे एक बार फिर से उसके कल ठिकाने लगाते हुए न सिर्फ उसकी फायर का नेचर चेंज कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे अपने असली रूप में लाते हुए उसकी सारी पास को भी दोबारा से रिस्टोर करवा दिया था। जो देखकर तो बेचारी ली चैंग का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, और अब कहीं जाकर वो भी एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज करने लगा था। जहाँ बातों ही बातों में वो एंसेस्टर्स को बताता है कि उसे एंशिएंट एलियन सेट के बाकी सभी डिसेबल्स के बारे में भी पता है। ली चैंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और ली चैंग वहाँ पे उनकी खुशी के ऊपर पानी फेरते हुए उन सभी से कहता है, लेकिन उन सभी को बचा पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें रिफाइनमेंट हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कोर्ट रूम में उससे कहते हैं, मुझे आसान रास्ते पसंद भी नहीं है, मैं खुद मुश्किल रास्तों पे चलना प्रेफर करता हूँ। और ये कहकर एंसेस्टर्स जैसे ही वहाँ पे अपना पाँव दोबारा नीचे जमीन पे रखते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया ही वहाँ पे कोलैप्स होने लगा था। जो देखकर बेचारा ली चैंग भी वहाँ पे कुछ समय नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद जब एंसेस्टर्स का स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे कम होता है, तो बर्निंग क्रो आगे बढ़कर वहाँ पे मुस्कुराते हुए ली चैंग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरे बॉस की बात का मतलब समझ आ ही गया होगा। असल में एंसेस्टर्स के स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से वो जगह वहाँ पे कोलैप्स होते हुए खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते वहाँ पे उन सभी लोगों के सामने एक हिडन गेट आ चुका था, जिसे देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे ली चैंग से कहता है, देखा मेरे बॉस का कमाल है, उन्होंने अपने सिर्फ ऑरा प्रेशर से ही लाखों सालों तक छुपे हुए हिडन गेट को भी सामने ला दिया। ये है मेरे बॉस की पावर। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर बेचारे ली चैंग का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, और वो भी वहाँ पे पीछे पलटकर हैरानगी के मारे वहाँ पे उसी हिडन गेट को ही देखने लगा था। पर तभी वो वहाँ पे खुद को संभाल कर एंसेस्टर्स को देखते हुए उनसे कहता है, पिछले हजारों लाखों सालों से कोई भी मुझे पार करते हुए इस गेट तक नहीं पहुंच सका, पर अगर आपने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ इस हिडन गेट को बाहर निकाल दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले से इस हिडन गेट के बारे में सब कुछ पता है कि इसके पीछे क्या क्या और क्यों हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी पता होगा कि अब इस हिडन गेट के पीछे क्या है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ली चैंग वहाँ पे ये सब गैस करके कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंसेस्टर्स वहाँ पे उसे क्रॉस करते हुए कोर्ट रूम में कहते हैं, नहीं, मैं उस हिडन गेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और ना ही मुझे ये पता है कि उस हिडन गेट के पीछे क्या है। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे ली चैंग को वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि बेचारे उसके पाँव ही वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं, और वो वहाँ पे चौंकते हुए एंसेस्टर्स से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? अरे यार, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुमने ये सब कैसे कर दिया? सच सच बताओ मुझे, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो तुम सीक्रेट एरिया में इतना ज्यादा आगे तक कैसे आ गए? आगे तक क्या, तुम तो बल्कि से ऑलमोस्ट पार ही कर चुके हो। अभी हम लोग 8 लेयर पे हैं, जबकि तुम्हारा कहना है कि तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसी बात है तो तुमने बाकी के लेयर्स को कैसे पार किया? जिसपे एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए बताते हैं, हम बस आगे बढ़ते रहे और सब कुछ खुद ब खुद ही पार होता चला गया। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे ली चैंग को वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है। वो चौंकते हुए कहता है, क्या ये क्या मजाक है? तुम तो बिल्कुल मास्टर जूजियन की तरह बहुत ज्यादा केयरलेस हो, यानी कि तुम्हें भी उनकी तरह किसी भी खतरे की कोई भी परवाह नहीं होती। लेकिन अभी बेचारा ली चैंग वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स तो अपने अगले काम में लग चुके थे। वो अचानक से ही अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से हिडन गेट को खोलने लगे थे। जहाँ जैसे एंसेस्टर्स की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी उस गेट के साथ जाके टकराती है, तो वो गेट खुद ब खुद ही धीरे धीरे वहाँ पे ओपन होने लगा था। जो कि जैसे ही वहाँ पे ओपन होता है, तो वहाँ पे एंसेस्टर्स को छोड़कर बाकी सभी की बॉडीज के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उस बड़े से गेट के अंदर से काफी ज्यादा ऐसी ऑरा निकल कर बाहर आ रहा था, जो कि लावा वाले एरिया में होने के बावजूद भी उन सभी को ठंडक दे रहा था। जो देखकर ली चैंग वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होकर एंसेस्टर्स की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो कि इस गेट के आगे क्या है? लेकिन एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। जो देखकर ली चैंग खुद ही वहाँ पे अपनी बात जारी रखते हुए एंसेस्टर्स को बताता है, इस गेट के दूसरी तरफ 9 yin कोल्ड एसेंस मौजूद है, जो कि किसी भी दूसरी पावर को फ्रीज करने की ताकत रखता है। ली चैंग का ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम देखते हैं कि लावा होने के बावजूद भी धीरे धीरे वो सारी की सारी जगह वहाँ पे फ्रीज होने लगी थी। जो देखकर ली चैंग अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो वहाँ पे अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के सामने फ्लेक्स कर पाएगा। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने फायर एसेंस की पावर को एक्टिवेट करते हुए
कोल्ड टून में उन सभी से कहता है, इस ठंडक से मेरे फायर एसेंस के अलावा तुम लोगों को और कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये कहकर जैसे बेचारा ली चैंग वहाँ पे अपने फायर एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो सामने की तरफ एसेंस तजू ऑलरेडी वहाँ पे उन सभी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुके थे, जिसके चलते उस कोल्ड एयर का वहाँ पे उन सभी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जो देखकर बेचारे ली चैंग का वहाँ पे एक बार फिर से पोपट हो जाता है। इवन उसके फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से भी अपने मास्टर को छोड़कर एसेंस तजू के पीछे रवाना हो जाते हैं। जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे ली चैंग के पास जाते हुए उससे कहता है, लिटिल ड्रैगन हॉर्स, अब जरा अपनी आंखें खुली रखना और मेरे बॉस को गौर से देखते रहना। आज तुम्हें यहाँ पे हमारे बॉस की ट्रू पावर देखने को मिलने वाली है। खैर बर्नी क्रो कैसा कहती हम देखते हैं कि ली चैंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो भी चुपचाप एसेंस तजू के पीछे निकल जाता है। जहाँ इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे उस गेट को पार करते हुए सिक्योर रेलम की आइस लेयर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एसेंस तजू के डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से वो कोल्ड एयर वहाँ पे उसके साथ टकराते ही खत्म हो जा रही थी। अगर एसेंस तजू को प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पे ना होता तो अब तक वो सभी लोग वहाँ पे उस कोल्ड एयर के चलते फ्रीज हो चुके होते। लेकिन इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो कोल्ड एयर पूरी आइस लेयर के अंदर बहुत ही तेजी से फ्लो कर रही थी, जिसके चलते आगे तक देख पाना उन सभी के लिए मुश्किल हो गया था। जो देखकर लिंगू जल्दी से वहाँ पे टैलेंट सेट की फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए टैलेंट सेट के बाकी सभी डिसेबल्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोल्ड एयर के चलते लिंगू की वो फॉरबिडन टेक्निक भी वहाँ पे काम नहीं कर पाती। जो देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कोल्ड एयर यहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी से बह रही है कि मैं चाहकर भी यहाँ पे टैलेंट सेट के डिसेबल्स को ट्रेस नहीं कर पा रहा। अब हम आगे क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा। पर लिंगू कहाँ जानता था कि जहाँ पे सभी लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से एसेंस तजू के कारनामे शुरू होते हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से मायूस होते हुए देखकर एसेंस तजू अचानक से अपनी जगह पे रुककर वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी को बताते हैं, तुम्हें उन सभी लोगों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग हमारे सामने ही हैं। और ये कहकर एसेंस तजू अचानक से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वहाँ पे सारी कोल्ड एयर को अपनी मुट्ठी में बंद करने लगे थे, और देखते ही देखते वो वहाँ पे अपने हाथ को एक झटका देकर आइस लेयर के अंदर बह रही सारी कोल्ड एयर को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से एसेंस तजू के साथ साथ अब बाकी सभी को भी वहाँ पे सब कुछ दिखाई देने लगा था। जो देखकर अभी वो सभी लोग वहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक से उन सभी लोगों की नजर वहाँ पे अपने नीचे जाती है, जहाँ उन लोगों को पानी के अंदर काफी सारी लाशें दिखाई देती हैं। जो देखा तो उन सभी लोगों की खुशी वहाँ पे अचानक से गम में बदल चुकी थी, क्योंकि वो सारी लाशें किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की ही थी। जो देखकर निंगयू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, इन सभी लोगों ने इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए अपनी सोल्स को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके चलते इन सभी की बॉडीज यहाँ पे इस तरह से फ्रीज हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि इस स्केयर रेलम को लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती रहे। एंशिएंट टैलेंट सेट के ये सभी डिसेबल्स वाकई महान थे, जो इन सभी लोगों ने यहाँ पे बाकी सभी लोगों की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। निंगयू की सारी बातें सुनकर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ली चैंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन गुस्से की वजह से उसका फायर वाला भी खुद ब खुद ही वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आने लगा था, और अचानक से ही वो वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, पर हमें तो बताया गया था कि ये स्केयर रेलम एक प्रिजन है, यानी कि एक जेल है, इसलिए हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स यहाँ पे आए थे, क्योंकि अगर वो लोग बाहर रहते तो वो सभी लोग मारे जाते। और ये कहकर ली चैंग वहाँ पे नीचे बैठकर उन सभी टैलेंट सेट के डिसेबल्स की लाशों को देखते हुए कहता है, 9,000 से भी ज्यादा हमारे डिसेबल्स थे जो कि स्केयर रेलम के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, पर स्केयर रेलम के लोग इतने ज्यादा इंसान फरामोश निकले कि उन सभी लोगों की वजह से ये सभी लोग मारे गए। पर उसके बावजूद भी ये सभी लोग अपने आखिरी दम तक उन सभी के बारे में ही सोच रहे थे। इवन कि इन लोगों ने वहाँ पे उन सभी को बचाने के लिए अपनी सोल्स तक को सैक्रिफाइस कर दिया। हालांकि हमारे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स ने उनकी रक्षा की, पर अब वो लोग हमारे टैलेंट सेट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि ली चैंग वहाँ पे गुस्से की वजह से पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, और गुस्से से नीचे जमीन पे पंचेस मारने लगा था। और इसी तरह से अचानक से वो वहाँ पे हंसते हंसते उल्टा इमोशनल हो गया था, जहाँ इमोशनल होते भी वो कहने लगा था, इसका तो मतलब है कि हमारे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स की कुर्बानी बेकार गई, हमारे यहाँ पे इतना सब कुछ करने का फायदा ही क्या हुआ, जो आखिर में आकर हमें ही धोखा मिला। और ये कहते कहते बेचारे ली चैंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। इवन बाकी सभी लोग भी वहाँ पे ली चैंग की तरह काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे थे कि तभी अचानक से एसेंस तजू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, हमारे टैलेंट सेट के लोगों को किसी की पहचान या तारीफ की जरूरत नहीं है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसे तो मैं जाकर चेंज नहीं कर सकता, पर फ्यूचर में सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा, चाहे उसके रास्ते में हेवन आए या फिर जो मर्जी आए। कोई भी मेरे टैलेंट सेट के डिसेबल्स को हाथ भी नहीं लगा सकता। अपने टैलेंट सेट के डिसेबल्स की किस्मत अब खुद मैं अपने हाथों से लिखूंगा। और ये कहकर एसेंस तजू एंशिएंट टैलेंट सेट के उन सभी डिसेबल्स की लाशों को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, इवन मैं तुम सभी लोगों को भी दोबारा जिंदा करके वापस टैलेंट सेट में ले जाऊंगा, और तुम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला भी लूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्केयर रेलम के आउटसाइड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डार्क कोफिन उड़ते हुए धीरे धीरे स्केयर रेलम की तरफ ही बढ़ रहा था। जहाँ जैसे वो स्केयर रेलम के पास पहुंचता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उस कोफिन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह देखते
देखते ही देखते वो कॉफिन वहाँ पे ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक अजीब सा डिमोनिक हाथ निकल कर बाहर आता है और उस हाथ के साथ साथ ही पूरा का पूरा ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे निकल कर बाहर आ जाता है। जहाँ पहले तो वो अपनी बॉडी की हड्डियों को सेट करता है और पूरी तरह से खुद को वहाँ पे संभालने के बाद वो स्केयर एलम की तरफ देखते हुए वहाँ पे कमीनी स्माइल करने लगा था, जहाँ पे अचानक से उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जिसके चलते वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि अगर कोई कल्टीवेटर सुन लेता तो वो तो बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता। वहीं वो ज़ॉम्बी लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, फाइनली हमने कर दिखाया, अब बारी है असली शो को स्टार्ट करने की। और ये कहते ही उस ज़ॉम्बी लॉर्ड की बॉडी से काफी सारे डिमोनिक थ्रेड्स निकल कर बाहर आने लगे थे, जिन्हें वो सीधा स्केयर एलम की आइस लेयर के अंदर भेज देता है, जो कि जैसे ही आइस लेयर के अंदर एंटर करते हैं तो वो डिमोनिक थ्रेड्स पूरी की पूरी आइस लेयर को वहाँ पे कवर कर लेते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पे एसेटज़ू और उनके डिसेबल्स के पास आने की कोशिश करते हैं तो एसेटज़ू की डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराते ही वो डिमोनिक थ्रेड्स खुद बखुद ही वहाँ पे खत्म होने लगे थे। पर ये सीन एसेटज़ू के डिसेबल्स को डराने के लिए काफी था, क्योंकि उन्हें वहाँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये थ्रेड्स आ कहाँ से रहे हैं। जबकि एसेटज़ू तो वहाँ पे उन डिमोनिक थ्रेड्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और अचानक से वो वहाँ पे गुस्से से अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरी आइस लेयर के अंदर एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे जितने भी डिमोनिक थ्रेड्स मौजूद थे वो सभी के सभी खत्म हो चुके थे। ये देखकर एसेटज़ू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे जल्दी से मूव करते हुए आइस लेयर की इंटरेस्ट पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे नए आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं तो अचानक से उन लोगों को वहाँ पे खतरनाक हंसी सुनाई देती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी ज़ॉम्बी लॉर्ड की ही थी, जो कि एसेटज़ू और उनके सभी डिसेबल्स को देखकर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम सभी लोग उतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड अब की बार वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से अपने डिमोनिक थ्रेड्स को आइस लेयर के अंदर फैलाने लगा था। पर इस बार वो अपनी डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए एसेटज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर सीधा अटैक नहीं करता, बल्कि वो एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स की लाशों को कंट्रोल करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करवा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स की एक आर्मी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एसेटज़ू और उनके डिसेबल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है, तो अब बताओ कैसा लगा मेरा ये मूव। असल में वो ज़ॉम्बी लॉर्ड ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एसेटज़ू और उनके डिसेबल्स टाइलन सेट से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते वो कभी भी अपने साथियों के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करेंगे। इसलिए वो वहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स की लाशों का इस्तेमाल कर रहा था। पर हम देखते हैं कि एसेटज़ू के डिसेबल्स भी कम पावरफुल नहीं थे, क्योंकि वो भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे थे। जहाँ सबसे पहले मिचू आगे बढ़कर अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिसेबल्स की बॉडीज को वहाँ पे फ्रीज कर देती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक एक करके उन डिमोनिक थ्रेड्स को काट कर उन सभी को आजाद करवाने लगी थी। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि निंगयू वहाँ पे अपना छाता बाहर निकाल कर उन डिमोनिक थ्रेड्स को काटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स की बॉडीज का इस्तेमाल करने की। वो सभी हमारे सीनियर्स हैं और तुमने हमारे सीनियर्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी इस गलती की माफी नहीं है, तुम्हें इसके लिए बहुत बुरी मौत दी जाएगी। और ये कहकर निंगयू वहाँ पे अपने छाते का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे डिसेबल्स के डिमोनिक थ्रेड्स को काट देती है। जबकि निंगयू की ये बात सुनकर लिंगू गुस्से से वहाँ पे अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए कहता है, इमोर्टल स्पिरिट हॉल पहले जैसे घटिया ऑर्गेनाइजेशन से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है, वो लोग हर बार ऐसी ही गंदी चाल चलते हैं। और ये कहकर लिंगू एक ही बार में और डिमोनिक थ्रेड्स के ऊपर अटैक करते हुए काफी सारे डिसेबल्स को बचा लेता है। इसी बीच हम वहाँ पे ली चैंग को भी देखते हैं, जो कि अपने फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी का मुकाबला कर रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमोनिक थ्रेड्स को भी खत्म करता जा रहा था, जिसके चलते वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे आजाद होने लगे थे। और इस तरह देखते ही देखते लियो जियान, हाउ जियान, डोंगमी, बर्निक्रो और तीनों ड्रैगन स्टाफ के हिस्सों ने मिलकर उन सभी डिसेबल्स की बॉडीज को बचा लिया था, जिन्हें सही सलामत नीचे लाने के बाद वो सभी भी दोबारा वहाँ पे एसेटज़ू के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, जो देखकर एसेटज़ू वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कोल्डून में कहते हैं, ये इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का काम नहीं है। एसेटज़ू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था कि अगर ये इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का काम नहीं है तो फिर आखिर ये हरकत करने वाला है कौन। जबकि एसेटज़ू की ये बात सुनकर बाहर की तरफ मौजूद वो ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे मुस्कुराने लगा था। हालांकि वो वहाँ पे स्क्वायर एलम से बाहर था, लेकिन एसेटज़ू उसे फिर भी वहाँ पे देख पा रहे थे। जहाँ एसेटज़ू उसे हंसते हुए देखकर कोल्डून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग। और ये कहते ही एसेटज़ू की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। इसलिए वो सभी लोग उड़ते हुए खुद ही वहाँ से दूर चले जाते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटज़ू की बॉडी से निकलने वाला ऑरा वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे एसेटज़ू की बॉडी से एक ही समय पे 9 अलग अलग टाइप का ऑरा रिलीज हो रहा था। और जब हम वहाँ पे एसेटज़ू का फेस देखते हैं तो उनके फेस के ऊपर एक कोल्डनेस आ चुकी थी, एक इमोशनल लेस फेस है, एक ऐसा फेस जो कि किसी को देखकर ही उसकी सोल को खत्म कर सकता था। और इस बात का एहसास वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड को भी हो गया था, जो कि स्क्वायर एलम से बाहर मौजूद एसेटज़ू को देखते हुए कहता है, अले अले मेरे बच्चे को
को गुस्सा आ रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर तुम इतने से ही गुस्सा हो गए हो तो आगे तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करोगे, क्योंकि अभी तो तुम्हें काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस ज़ॉम्बी लॉर्ड का नाम था मिंग येन और स्केयर एलम के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसी ज़ॉम्बी लॉर्ड का ही हाथ था। और तभी अचानक से ही वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक इवल स्माइल करते हुए एसएसटजू से कहता है, क्या तुम्हारे अंदर मेरे इस अटैक को रोकने की ताकत है? अगर है तो इसे रोक कर दिखाओ। और ये कहकर वो अचानक से वहाँ पे अपने डिमोनिक हेड्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे स्केयर एलम को ही वहाँ पे चारों तरफ से जकड़ लेता है। जैसे पूरी तरह से जकड़ने के बाद उसे वहाँ पे घुमाने की कोशिश करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरा का पूरा स्क्वायर एलम वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ हिलने लगा था। और स्क्वायर एलम के अंदर की तरफ तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। सबसे पहले हमें वहाँ पे फर्स्ट लेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सारा का सारा स्क्वायर एलम कोलैप्स हो जाएगा। इसी बीच वो छोटा आगे बढ़कर वहाँ पे ओल्ड मास्टर के पास आते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ की आर्मी एक बार फिर से वापस आ रही है। जिसपे वो मास्टर भी उसे जवाब देते हुए बताता है, लेकिन एसएसटजू ने तो उन सभी को हमारी आंखों के सामने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते मुझे पक्का यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ तो वापस नहीं आने वाले। ये तो मुझे कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर एलम कोलैप्स होने जा रहा है। जिसके बाद हमें स्क्वायर एलम के अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डेमोनिक गर्ल कैद थी। वो स्क्वायर एलम के अंदर मौजूद इस हलचल को देखकर खुश होते हुए कहती है, फाइनली अब दोबारा मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और सेम ऐसा ही कुछ यूलिंग के सीक्रेट एलम के अंदर भी हो रहा था। वहाँ पे भी चारों तरफ तबाही आना शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर टायरनोसर के डिसेबल्स घबराने की बजाय उल्टा वहाँ पे खुश हो रहे थे। इवन एक लड़की तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि एंसेस्टर हम यहाँ से बाहर निकालने जा रहे हैं। जिसपे वो दूसरी वाली लड़की भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि हमारे टायरनोसर का नाम एक बार फिर से दुनिया में फैलने वाला है। और ये कहकर वो अपनी ईगल पीच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी डिवाइन क्लोथ्स को इकट्ठा करने लगी थी। खैर उसके बाद हमें बाइलोंग सिटी के अंदर गोड टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब वो टेंपल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जो देखकर वो चोर जीमिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अरे ये सब यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है? मैंने इतनी मुश्किल से ये सारे पैसे यहाँ पे इकट्ठा किए थे, मुझे कुछ भी करके इन सारे पैसों को बचाना होगा। क्योंकि अगर एसएसटजू वापस आ गए और उन्होंने मुझसे इन सारे पैसों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इसी तरह अगली लेयर के अंदर इमोर्टल सोल हीरोज उस आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच हम ज़र्वली को भी देखते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके सभी लोगों को वहाँ पे केयरफुल रहने के लिए कह रहा था। और साथ ही साथ वो उन सभी को वहाँ पे मोटिवेट करते हुए कह रहा था, एसएसटजू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हमारी बारी है एसएसटजू का कर्ज उतारने की। एसएसटजू की मदद करने के लिए हम सभी को अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़र्वली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सिटी के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, क्योंकि एसएसटजू वहाँ पे उन सभी के ऊपर काफी गहरी छाप छोड़ के गए थे। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी लॉर्ड ने वहाँ पे अपने डेमोनिक हेड्स का इस्तेमाल करते हुए स्केयर एलम को बहुत ही तेजी के साथ घुमाना शुरू कर दिया था, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे स्केयर एलम के अंदर मौजूद लोगों के ऊपर हो रहा था। ये देखकर तो ज़ॉम्बी लॉर्ड के फेस के ऊपर आई हुई कमीनी स्माइल और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे वहाँ पे ये सब करते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन जब वो सभी लेयर्स के अंदर मौजूद सभी लोगों को वहाँ पे एसएसटजू की वजह से शांत देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो गुस्से से एसएसटजू को देखते हुए कहता है, इन सभी लोगों को तोड़ने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे खत्म करना होगा। और ये कहकर जैसे ही बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड अपनी अगली चाल चलने की कोशिश करता है तो अचानक से एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनका स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे पूरे की पूरे स्क्वायर एलम के अंदर फैल गया था। पर एसएसटजू वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो अचानक से वहाँ पे वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए स्क्वायर एलम से बाहर जाने लगे थे, जहाँ देखते ही देखते स्क्वायर एलम के सामने एक बहुत बड़ा वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसने वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के सभी डिमोनिक हेड्स को भी अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहने लगा था, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? आखिर मैं अपने डिमोनिक हेड्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? इसी बीच हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस वॉइड गेट पोर्टल से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे अपना अगला कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के सामने पहुंच जाते हैं। और इस तरह एसएसटजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, तो क्या तुम अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतना ज्यादा उड़ रहे थे? चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी इस टेक्निक को बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं। और ये कहकर एसएसटजू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कोल्टून में कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन स्टारों के एक झुरमट को कहते हैं, यानी कि एसएसटजू वहाँ पे अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टार प्लैनेट्स को समन कर रहे थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएसटजू की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसे देखकर तो ज़ॉम्बी लॉर्ड की रूह ही वहाँ पे कांप उठती है। और अब की बार जब वो वहाँ पे एसएसटजू की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे एसएसटजू का साइज बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। जबकि हम देखते हैं कि एसएसटजू की आंखें भी वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी से चमकने लगी थी। और तभी एसएसटजू वहाँ पे अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कोल्टून में कहते हैं, अलाइंड, यानी कि वो सभी स्टार प्लैनेट्स को वहाँ पे उस ज़ॉम्बी लॉर्ड के चारों तरफ इकट्ठा कर रहे थे। और देखते ही देखते एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को अपने अंदर जकड़ लेता है,
जिसके बाद उन सभी स्टार्स की कॉस्मिक एनर्जी सीधा वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड के ऊपर पड़ने लगी थी, जिसके चलते बेचारे ज़ॉम्बी लॉर्ड को वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हालांकि वो वहाँ पे छूटने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी वो वहाँ पे खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। जो देखकर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, तुम यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे उसके 1 स्टाइल में 9 स्ट्राइक्स है, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये सब अकेले हैंडल कर सको। और ये कहकर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पीछे कौन है। और ये कहकर ऐसा तजु वहाँ पे अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे टॉर्चर करने लगे थे। जो देखकर इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो कॉस्मिक गैलेक्सी पावर है, आखिर तुमने इसे कैसे मास्टर किया। लेकिन इससे आगे वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे बोलने की इजाजत नहीं दी। और ऐसा तजु कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अब की बार वहाँ पे एक लावा की तरह वो कॉस्मिक एनर्जी ऐसा तजु की आंखों से रिलीज होने लगी थी। उनका ये वाला रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा तजु आज अपने सिर्फ एक ही इशारे के साथ पूरे के पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जब वो ज़ॉम्बी लॉर्ड तब भी अपना मुंह नहीं खोलता तो ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, तो तुम अपना मुंह नहीं खोलने वाले, इसलिए अब मरो यहाँ पे। और ये कहकर ऐसा तजु वहाँ पे अपनी गैलेक्सी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटाने लगे थे। पर ऐसा तजु उसे वहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं बल्कि बहुत ही तकलीफ देते हुए मार रहे थे। हालांकि वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे मर तो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए ऐसा तजु से कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो लेकिन तुम जीतने नहीं वाले। पर इससे आगे वो ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे अपने हाथ को जरा सा झटका देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि बेचारा वो ज़ॉम्बी लॉर्ड डर के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ पे मारा भी जा चुका था। लेकिन ऐसा तजु उसे वहाँ पे फिर भी नहीं छोड़ते, वो उसकी सोल को ही वहाँ पे एग्जिस्टेंस से मिटा देते हैं, जिसके चलते उसकी बॉडी रात में बदलते हुए वहीं पे गायब हो जाती है। जिसके बाद ऐसा तजु वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए अपने सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्योंकि जैसे ऐसा तजु वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे उसी ज़ॉम्बी लॉर्ड की तरह किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए कह रहा था, तुम कभी नहीं जीतने वाले। अब उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु भी वहाँ पे कोल्टून में मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग, अब आएगा असली मजा। और ऐसा तजु कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उनकी फेस के ऊपर वो कोल्डनेस दोबारा आ चुकी थी, यानी कि पूरी किसी की मौत पक्की थी। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।